Good morning, student. Today we learn our next topic, that is liberalization, privatization, and globalization of Indian economy. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन के बारे में। इसका शॉर्टकट एलपीजी के नाम से भी जाना जाता है चैप्टर। नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक क्राइसिस। इन 1991 इंडिया मेट विथ एन इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटिंग टू इट्स एक्सटर्नल डेब्ट. The government was unable to take repayment on its borrowing from abroad, foreign exchange reserve, and not sufficient to repay the debt. The price essential for goods were rising and the imports were growing at very high rates. इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब होता है जो इकोनॉमिक में फाइनेंशियल पैसे की कमी, मीन्स इकोनॉमिक में रिसोर्सेज कम हो जाते हैं और डिमांड ज़्यादा हो जाता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं शॉर्टेज ऑफ द रिसोर्स इन द इकोनॉमी। मीन्स जब फाइनेंशियल रिसोर्स कम हो जाते हैं इंडियन इकोनॉमी में तो उसको हम इकोनॉमिक क्राइसिस कह सकते हैं। मीन्स मांगने वाले ज़्यादा होते हैं और अवेलेबल प्रोडक्ट कम होता है। नेक्स्ट हमारा व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण क्या होते हैं, कॉजेज क्या होते हैं। फर्स्ट है कंटिन्यूस स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ऑफ द गवर्नमेंट डिड नॉट मेट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू। मीन्स जो गवर्नमेंट ने कंटिन्यूस प्रोग्राम बनाए थे उस प्रोग्राम को चलाने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे थे और जो ऑब्जेक्टिव या मोटिव से प्रोग्राम चलाया जाता था उस ऑब्जेक्टिव व मोटिव को फुलफ़िल नहीं हो पा रहा था। मीन्स जितने भी प्रोग्राम चल रहे थे सारे लॉस में जा रहे थे। मीन्स उन प्रोग्राम से गवर्नमेंट को ना ही एडिशनल कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, ना ही एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो रही थी। तो यानी इकोनॉमिक क्राइसिस का एक मेन कारण ये भी है कि हमारा जो प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया वो अच्छा सूटेबल नहीं था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को फाइनेंशियल नुकसान ज़्यादा हो रहा था एज़ कम्पेयर टू बेनिफिट्स। नेक्स्ट हमारा गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट फंड फ्रॉम द इंटरनल सोर्स सच एज टैक्सेशन। मीन्स गवर्नमेंट को जितना पैसा मिलना चाहिए रेवेन्यू के रूप में टैक्स से वो टैक्स नहीं जनरेट हो पा रहा था। यानी टैक्स में बहुत से लोग चोरी करते थे या चोरी होती थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को उतना जितना मिलना था रेवेन्यू उतना रेवेन्यू नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास फंड एलोकेट करने के लिए पैसे नहीं होते थे। प्रोग्राम तो बन जाता लेकिन वो गवर्नमेंट अच्छे से फंड को एलोकेट नहीं कर सकती थी, नहीं कर पा रही थी क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फंड की वजह से। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंडिचर ऑन द एरिया लाइक सोशल सेक्टर एंड डिफेंस डिड नॉट प्रोवाइड इमीडिएट रिटर्न। मीन्स जो गवर्नमेंट जो खर्च करती है हमारा सोशल समाज कल्याण के लिए और डिफेंस या सुरक्षा के लिए, वो हमें एडिक्वेट रिटर्न हमें नहीं मिल रहा था गवर्नमेंट को। मीन्स अगर सोशल वेलफेयर के लिए खर्च हो रहा तो उससे हमारा ह्यूमन कैपिटल सुधरना चाहिए, लेकिन ह्यूमन कैपिटल सुधर नहीं रहा था। ह्यूमन कैपिटल डे बाय डे लाइबिलिटी या बोझ बनते जा रहा था, जिसकी वजह से सो देयर वाज नीड टू यूटिलाइज टू रेस्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ हाईली इफेक्टिव मैनर विच इज गवर्न फेल्ड टू डू सो। मीन्स गवर्नमेंट जो नुकसान झेल रही थी यानी एक्सपेंडिचर की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से उससे रिटर्न नहीं मिल रहा था और गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर। यानी जितने भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री थी यानी जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री थी वो सारी लॉस में जा रही थी, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं वो मन से काम नहीं कर रहे थे या तो उनका जो काम करने का तरीका तो अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से रेवेन्यू या आउटपुट कम जनरेट होता था और आउटपुट कम जनरेट होगा तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट कम होगा। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज बोरो फ्रॉम कंट्री। मीन्स हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो बाहर से ज़्यादा पैसा बोरो कर दी थी, मीन्स कर्ज ज़्यादा ले रही थी और कर्ज लेने से ही मतलब होता तो नहीं, कर्ज को रिटर्न भी करना होता है, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट पे ब्याज बढ़ते जा रहा था। यानी जितना कर्ज न लिए उससे ज़्यादा कहीं दुगना ब्याज देना पड़ रहा था, जिसकी वजह से भी इंडिया की करेंसी कम हो रही थी और इंडिया का गवर्नमेंट में फ़ंड होता है बच नहीं रहा था। तो इकोनॉमिक क्राइसिस का एक ये भी कारण है कि लोन जो गवर्नमेंट बाहर से ले रही थी। तो ये हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण थे। फर्स्ट था हमारा स्पेंडिंग गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम थे। नेक्स्ट है हमारा जो गवर्नमेंट वाला यानी गवर्नमेंट सफिशिएंट फंड जनरेट नहीं कर पाती थी टैक्स से। थर्ड एक्सेस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता था। नेक्स्ट पब्लिक की गवर्नमेंट की कंपनी जितने भी थे सब लॉस में जा रही थी। और नेक्स्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा होता है, मीन्स
हमारी इंडियन गवर्नमेंट बाहर से लोन ज़्यादा ले रही थी। नेक्स्ट हमारा इफ़ेक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस का इफ़ेक्ट यानी इंडियन पे क्या फ़र्क पड़ा, यानी पैसे की कमी से इंडिया को कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़े। फर्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग फिजिकल डिफिसिट, मीन जो फिजिकल डिफिसिट बढ़ते जाते हैं। मीन से फिजिकल डिफिसिट का मतलब होता है जो हम पैसे ले रहे हैं और जो यहाँ से इंटरेस्ट जा रहा है उसके जो बीच का डिफरेंस है, यानी फाइनेंशियल जो स्टोर होना चाहिए, यानी जो फंड जनरेट होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, वो सफिशिएंट नहीं होता था। डे बाई डे मतलब लोन बढ़ते जा रहा था और गवर्नमेंट को ऑटोमेटिक ब्याज ज़्यादा देना पड़ रहा था। एक कारण ये भी था यानी जिसकी वजह से इंडिया गवर्नमेंट सफ़र कर रही थी। नेक्स्ट है हमारा एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीन्स मोर एसेट्स देन लाइबिलिटी, यानी लाइबिलिटी ज़्यादा हो रही थी और एसेट्स कम हो रहे थे, और एसेट्स कम होगा तो ऑटोमेटिक हमारा लाइबिलिटी कर्ज बढ़ेगा, और कर्ज बढ़ेगा तो गवर्नमेंट को उस कर्ज को कंप्लीट करने के लिए एसेट्स बेचने पड़ेंगे, तो जो कि एक एडवर्स इफेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी जो इक्वल होना चाहिए। इक्वल क्या मीन्स होता है, जितना हम खर्च कर रहे हैं उतना ही हमारी अर्निंग होगी, तब जाके हम बैलेंस कर पाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट की अर्निंग जीरो थी और एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे। नेक्स्ट है हमारा राइज इन प्राइस, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो प्रोडक्ट के प्राइस थे वो डे बाई डे इंक्रीज हो रहे थे। मीन्स मांगने वाले ज़्यादा लोग थे और उसको प्रोड्यूस करने वाले कम थे, जिसकी वजह से डे बाई डे इकोनॉमिक में जो प्रोडक्ट अवेलेबल थे उनकी प्राइसेस बढ़ते जा रही थी। ये भी एक मेन कारण है इकोनॉमिक क्राइसिस का। मीन्स इकोनॉमिक क्राइसिस से महंगाई दर काफ़ी बढ़ गई थी इंडियन इकोनॉमिक में। नेक्स्ट है हमारा हाई रेट ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग। हाई रेट ऑफ डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है जो फाइनेंस हो रहा था डिफिसिट मतलब बहुत कम हो रहा था। मीन्स गवर्नमेंट को जितना चाहिए था उतना फ़ंड बन ही नहीं पा रहा था या उतना कलेक्ट नहीं हो पा रहा था जिससे गवर्नमेंट अपना खर्चों को पूरा कर सके। तो ये भी मेन कारण था हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी ये हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा तो हाई रेट ऑफ डिफिसिट फाइनेंस। मीन्स चोरी ज़्यादा हो रही थी और गवर्नमेंट को मतलब रेवेन्यू कम जनरेट होते थे। इफ़ेक्ट ऑफ नेक्स्ट हमारा इफ़ेक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस ये भी हो सकता है कि हमारा जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, यानी जो जिसके लिए प्रोग्राम बनाया गया या जिस व्यक्ति को डेवलप करने के लिए किया गया वो व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ काम नहीं कर पाया। ये सारा हमारा इफ़ेक्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस था। नेक्स्ट है हमारा इमरजेंस ऑफ न्यू पॉलिसी, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से मतलब सक्सेस नहीं होने की वजह से गवर्नमेंट एक नया पॉलिसी बनाया गया जिसको नई इकोनॉमिक पॉलिसी से हम जानते हैं। द मेजर अडॉप्टेड बाय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैन बी क्लासीफाई इनटू टू ग्रुप, यानी जो मेजर डेवलप यूज किए गए थे इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है हमारा स्टेबलाइजेशन मेजर और सेकेंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्टेबलाइजेशन मेजर और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्ट्रक्चर मेजर दे द शॉर्ट टर्म मेजर विच स्ट्रक्चर मेजर स्टेबलाइजेशन मेजर वो था जो शॉर्टकट मेजर यूज गवर्नमेंट ने मतलब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किए थे उसको हम स्टेबलाइजेशन मेजर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म मीन्स दो लॉन्ग टर्म मेजर यूज किए थे गवर्नमेंट ने, यानी जो बड़े बड़े प्लान बनाए जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्म था जिसमें पूरे स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया था, गवर्नमेंट को ने चेंज कर दिया ताकि इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो डेट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।